जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। तो पहले हमें यह समझना होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो बेस था, जो आधार था, वह चैल्कोलिथिक पीरियड के दौरान जो बस्तियाँ थी वही थी। अर्थात उन्हीं बस्तियों पर हड़प्पा सभ्यता की जो संरचना थी वो स्थापित थी, या जो बेस था उनका वो ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ ही थी। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ उपनाम लिखे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता, भारत का प्रथम नगरीकरण और आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो पहले तो हम यह समझेंगे इसे क्यों कहते हैं, इतने सारे उपनाम देने की जरूरत क्या पड़ी। तो पहले समझेंगे इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। जैसा कि हमने चैल्कोलिथिक पीरियड में पढ़ा था कि भारत के लोग तांबे की जो धातु थी उसके संपर्क में सबसे पहले आए, या मानव सबसे पहले तांबे धातु के संपर्क में आया था। इस कालखंड के दौरान मनुष्य ने तांबे के साथ टीन को, या तांबे के साथ टिन को मिक्स करके एक नई धातु कांसा अर्थात ब्रोंज का निर्माण किया था, जो कि इस सभ्यता में बड़े स्तर पर प्रयोग होते हुए दिखता है। इसलिए इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भारत का प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया था, जो ताम्रपाषाणकालीन जो बस्तियाँ थी वो एक ग्रामीण परिवेश को या ग्रामीण संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रही थी। वहीं यह सभ्यता भारत का प्रथम नगरीकरण या इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन के रूप में से संबोधित किया जाता है। वो हम पढ़ेंगे कि इसे भारत का प्रथम नगरीकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता ने एक ऐसे स्टैंडर्ड या मानक स्थापित कर दिए थे जिसने यह बताया कि यह भारत में प्रथम नगरीकरण को दर्शाता है। तीसरा आद्य ऐतिहासिक काल, इसे हम प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई के दौरान यह पता चला है कि इसमें लिपि का प्रयोग होता था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की खुद की एक लिपि थी, उनकी एक खुद की लिपि थी, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल की हमने शुरुआत में आपको परिभाषा बताई थी, जिसका लिखित साक्ष्य हमारे पास है, परंतु उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की, इसका टाइम पीरियड क्या था हड़प्पा सभ्यता का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि C14 जो पद्धति है, जो कि एक नवीनतम विधि है, जिसे हम रेडियो कार्बनिक पद्धति भी कहते हैं, जिसके तहत कार्बन के जो खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, उनमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह कितने वर्ष पुराने हो सकते हैं। तो उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो पता चलता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2350 वर्ष पहले और वर्तमान से लगभग 4500 वर्ष पहले यह सभ्यता भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में थी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक जो सोर्स माना जाता है कि इसके टाइम पीरियड का, वो NCERT की जो बुक है वो माना जाता है, जिस पर यह टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि 2500 से 1800 के बीच यह सभ्यता थी। तो और ऊपर से जो कई जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी अलग अलग टाइम दे रखा है, किसी ने 3200 के करीब दे रखा है, 3200 से लगभग वही 2000 के बीच में, इस तरीके से टाइम पीरियड दे रखे हैं, परंतु जो ऑथेंटिक है वह है 2 है। इस सबसे ज़्यादा NCERT का माना जाएगा, जिसमें 2500 से लेकर 1820 के बीच टाइम पीरियड माना जाता है। तो पहले हम यह समझेंगे कि हमें हड़प्पा सभ्यता का पता कैसे चला। आरंभ में जो भारत का जो इतिहास था, जो लिखित इतिहास था, उसे हम वैदिक संस्कृत से या वैदिक जो कल्चर थे वहाँ से समझते थे, क्योंकि प्रारंभ में हमें हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान नहीं था। भारत के लोगों को ही इस सभ्यता के बारे में पता नहीं था। अब पता कैसे चला, यह सभ्यता कैसे खोजी गई, वो हम अभी समझेंगे। ब्रिटिश एरा के दौरान 2 व्यक्ति, चार्ल्स मैनसन, कर्नल बर्न्स नामक जो 2 व्यक्ति थे, सबसे पहले जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पे आते हैं। 1826 में चार्ल्स मैनसन आता है, 1850 के दशक के आसपास कर्नल बर्न्स आता है। तो चार्ल्स मैनसन जो था वो सबसे पहले यहाँ पे अवशेषों को देखता है, खंडहरों को देखता है, विशेषकर जो पाकिस्तान का जो इलाका है, स्पेशली पंजाब के साहिवाल वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान में, वहाँ से वह खंडहरों को देखता है, परंतु वह यह अनुमान लगाता है कि हो सकता है यह जो खंडहर हैं वो सिकंदर के आक्रमण से संबंधित हों। तब वह इस सभ्यता के महत्व को समझ नहीं पाता है। उसके बाद कर्नल बर्न्स आते हैं, कहीं ना कहीं फिर चीज़ें सामने आने लगती हैं। उसी के संदर्भ में खुदाई के लिए 1861 में एक विभाग को स्थापित किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जिसे हम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी स्थापना 1861 में होती है।
उसकी स्थापना किस वायसराय के दौरान होती है, यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग के दौरान 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, जिसका पहला अध्यक्ष जो हेड होता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया जाता है। अब यहाँ से भारत का जो इतिहास अब तक मिट्टी के नीचे छिपा हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना शुरू होती है। अंग्रेजों के द्वारा बड़े स्तर पर खुदाई, पुरातत्व खुदाई कराई जाती है, जिससे बहुत सारे साक्ष्य सामने आते हैं। तब पता चलता है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी या सिविलाइजेशन थी, जो कहीं ना कहीं भारत के अतीत को गौरवान्वित कर रही थी। अब हम आगे समझेंगे कि इस सभ्यता की क्या विशेषताएं रहीं जो इसे उस टाइम पीरियड में सबसे महान बनाती है। उस टाइम पीरियड में कुछ विश्व में कुछ और भी सभ्यताएं थीं, जिन्हें हम समकालीन सभ्यताएं भी कहते हैं। जैसे उसी समय इराक और कुवैत में दजला और फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। दूसरी मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे मिस्र में थी। तीसरी जो सभ्यता थी वो चीन में सांग सभ्यता, जो कि सांग नदी के किनारे थी। परंतु इन सब में जो एक वेल मेंटेन्ड या वेल कल्चर्ड जो सोसाइटी थी वह इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसके महत्व को जो पुरातत्वविद हैं या इतिहासकार हैं उन्होंने और बेहतर तरीके से बताया हुआ है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या था, कितने एरिया में थी, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि विस्तार की बात करें, लिखा हुआ है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो था वह इस सभ्यता के दायरे में आता था। 12,99,600 मीटर का जो दायरा था। परंतु बाद में बहुत से स्थल खुदाई के दौरान सामने आए हैं, उससे यह पता चलता है कि इसका जो विस्तार था लगभग 14 से 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में है। परंतु जो किताबों में लिखा हुआ है तो 12,99,600 लिखा हुआ है। इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी जो क्षेत्र था या एरिया था वह था मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। पूर्वी या ईस्ट में सबसे जो ईस्ट में जो था इस सभ्यता का एरिया वो था आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है और हिंडन यमुना की सहायक नदी है। जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र था वह था दैमाबाद, जो हमने पढ़ा था चैल्कोलिथिक पीरियड में। दैमाबाद जो कि चैल्कोलिथिक पीरियड की सबसे बड़ी बस्ती थी। तो दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक है। और सबसे जो वेस्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित सुत कांगेडोर जो स्थल था, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है, वो पूरा इसका विस्तार है। इसका जो विस्तार लगभग त्रिभुजाकार है, जैसा कि हमने इसका उत्तरी एरिया देख लिया, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी एरिया देख लिया। इतने बड़े क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। परंतु कैसे क्या हुआ जिससे यह सभ्यता एकाएक विलुप्त हो गई, खत्म हो गई या समाप्त हो गई, इन चीज़ों को हम आगे समझेंगे डिटेल तरीके से कि कैसे क्या हुआ था जो यह सभ्यता अपने अस्तित्व को खो गई। और हम यहाँ तक कि भारत के लोग भी इस सभ्यता के बारे में अनभिज्ञ थे, यानी कि जानते नहीं थे इस सभ्यता के बारे में। हमें बताया किसने? अंग्रेजों ने। चलिए, आज हमने समझ लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, एक पॉइंट और कि हम इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। 1921 में जैसे हमने बताया था कि आपको 1861 में ASI की स्थापना हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आगे चलकर 1921 में जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष, ASI के अध्यक्ष जॉन मार्शल बनाए जाते हैं। उसके बाद बड़े स्तर पर खुदाई का काम शुरू होता है, जिसमें जो सबसे पहला जो स्थल है वो प्राप्त होता है हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब के मांडगोमरी जिले में स्थित है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा। उसके बाद धीरे धीरे जब पता चलता है कि पूरी सिंधु घाटी या सिंधु नदी के आसपास पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन मिट्टी के नीचे दफन थी, जिसका इतिहास मिट्टी के नीचे छिपा हुआ था, तो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास हमें स्थल बड़ी मात्रा में प्राप्त होने लगते हैं। तब इसका नाम चेंज करके रख दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। पर बाद में पता चलता है कि इस सभ्यता का जो विस्तार था वह इंडस वैली के बाहर के एरिया में भी देखने को मिलता है। जैसा कि अभी हमने देखा था यूपी, आलमगीरपुर ये यूपी में स्थित है, यूपी में हिंडन नदी के किनारे। तो यहाँ तक विस्तार जब इसका देखा गया तो इसका नाम फिर से हड़प्पा सभ्यता, जिसका पहला जो स्थल था उसके आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। अब हम चीज़ों को समझ गए होंगे, हमने क्या पढ़ा, इस सभ्यता के जो उपनाम थे वो हमने पढ़ा, जिसका टाइम पीरियड पढ़ा, फिर कैसे हमें पता चला, हमने 2 व्यक्ति पढ़े थे, चार्ल्स मैनसन, कर्नल बर्न्स के बारे में। फिर हमने जो ASI की जो स्थापना हुई थी, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के की गई थी,
ताकि भारत के अतीत को जाना जा सके, बेहतर तरीके से जाना जा सके। यहाँ तक कि हम खुद अपने बारे में नहीं जानते थे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फिर हमने समकालीन जो सभ्यताएँ थीं वो पढ़ा, चीन की सांग सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर हमने जो इसका विस्तार था वो पढ़ा। आगे हम जो हड़प्पा स्थल की या हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो खुदाई के दौरान स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, पता करेंगे, क्योंकि उनसे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। किस स्थल से कौन से एविडेंस हमें मिले हुए हैं और कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, उसकी खोज किसने की है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। और जो ऊपर के जो एग्जाम में या कह सकते हैं कि जो ग्रुप ए या ग्रुप बी के एग्जाम में, वहाँ लिखित परीक्षा जो होती है, रिटन एग्जाम होता है, उसमें डिटेल से ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। अगर आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता ही होना चाहिए, पर आगे जाके अगर आप किसी भी ग्रुप सी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें फैक्ट के रूप में हड़प्पा सभ्यता से अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। चलिए आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।